चीन ताइवान पर आक्रमण के करीब पहुंच रहा है। सीआईए चीन को निशाना बना रही है। और क्या बाइडेन चीन पर नरमी बरत रहे हैं? वह और इस सप्ताह के चीन समाचार शीर्षक पर और भी बहुत कुछ। में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन वर्तमान में ताइवान पर आक्रमण करने की क्षमता रखता है, लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ को-चेंग के मुताबिक अभी इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हालांकि इस सप्ताह सुनवाई करने वाली एक संसदीय समिति में उन्होंने कहा 2025 तक बीजिंग न्यूनतम लागत पर ऐसा करने में सक्षम होगा और इस प्रकार आक्रमण करने की पूर्ण क्षमता होगी। उनके बयान ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास चीनी सेना द्वारा अब तक की सबसे बड़ी निरंतर घुसपैठ की ऊंची एड़ी के जूते पर आते हैं। 4 दिनों की अवधि में लगभग 150 चीनी विमानों की रिकॉर्ड संख्या ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र से उड़ान भरी। अगले 5 वर्षों में घरेलू मिसाइलों और जहाजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए ताइवान की लगभग $9 बिलियन की खर्च योजना की समीक्षा के दौरान चिऊ की टिप्पणी आई। यह $13 बिलियन 2022 के सैन्य बजट के अतिरिक्त है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सभी धमकियों के कारण बढ़ गया है। इस बीच ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन अफेयर्स में एक निबंध में उन्होंने लिखा कि ताइवान का पतन विनाशकारी होगा। अगर ताइवान गिर जाता है तो परिणाम क्षेत्रीय शांति और लोकतांत्रिक गठबंधन प्रणाली के लिए विनाशकारी होंगे। ये संकेत देगा कि मूल्यों की आज की वैश्विक प्रतियोगिता में लोकतंत्र पर सत्तावाद का भारी हाथ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन से ताइवान को उकसाना बंद करने का आह्वान किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी का कहना है कि चीन की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करती है और अगर बीजिंग किसी चीज से डरता है तो आप जानते हैं, वास्तव में गंभीर शब्द। इस बीच राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि उन्होंने सितंबर में अपने फोन कॉल के दौरान चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ताइवान के बारे में बात की थी। मैंने शी के साथ ताइवान के बारे में बात की है। हम सहमत हुए, हम ताइवान समझौते का पालन करेंगे। यही हम हैं। और हमने ये स्पष्ट कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि शी को समझौते का पालन करने के अलावा कुछ और करना चाहिए। जिस पर सभी ने कहा, रुको क्या? क्योंकि ताइवान के बारे में बीजिंग और वाशिंगटन के बीच कोई आधिकारिक समझौता नहीं है। बिल्कुल कोई समझौता नहीं है। तो बिडेन किस बारे में बात कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने ताइवान के बारे में अपने बयानों से भ्रम पैदा किया है। मार्च में वापस बिडेन ने कहा कि अमेरिका आक्रमण के खिलाफ ताइवान की रक्षा करेगा। फिर व्हाइट हाउस को बाद में स्पष्ट करना पड़ा कि अमेरिका की ताइवान के साथ कोई रक्षा संधि नहीं है। तो इस साल के अंत में बिडेन और शी के आभासी शिखर सम्मेलन का इंतजार कौन कर रहा है? लेकिन एक सकारात्मक घटनाक्रम में यह पता चला है कि अमेरिकी सैनिक ताइवान में कम से कम 1 साल से तैनात है। इसका मतलब है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान सैनिकों को भेजा गया होगा। नीति बिडेन प्रशासन द्वारा जारी रखी गई थी। अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी विशेष अभियान और समर्थन सैनिकों के लगभग 2 दर्जन सदस्य ताइवान की जमीनी बलों की छोटी इकाई। चीन में सीआईए की किस्मत अच्छी नहीं रही। 2010 में एक रिसाव के परिणाम स्वरूप चीन में लगभग पूरा सीआईए ऑपरेशन मारा गया, अक्षरशः। खैर, अब सीआईए एक नए मिशन केंद्र के साथ अपना ध्यान वापस चीन में स्थानांतरित कर रहा है। यह वास्तव में ट्रंप युग के दृष्टिकोण की एक और निरंतरता है। 2020 में वापस खुफिया एजेंसियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नया चीन मिशन केंद्र देश का अध्ययन करने के लिए और अधिक संसाधन लाएगा। दुनिया भर में बेहतर स्थिति अधिकारियों को जानकारी एकत्र करने और चीन की गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए लाएगा। उम्मीद है कि कम सीआईए स्रोतों की हत्या हो रही है। विशेष रूप से इस सप्ताह के बाद से एक शीर्ष गुप्त केबल भी देखा गया जिसमें कहा गया था कि दुनिया भर में दर्जनों सीआईए मुखबिरों के साथ समझौता किया गया और उन्हें मार दिया गया। अरे आप जानते हैं कि कैसे सीआईए पर हमेशा दुनिया की हर बड़ी घटना
और साजिश के पीछे होने का आरोप लगाया जा रहा है, जैसे कि वे सुपर सक्षम है। वापसी पर स्वागत है। महीनों से हम चीन की नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाइडेन प्रशासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए व्यापार शुल्क के बारे में क्या? अमेरिका में कई लोग चाहते हैं कि टैरिफ जारी रहे। दशकों से अमेरिका के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने वाली सरकार पर दबाव बनाना। साथ ही अन्य चाहते हैं कि टैरिफ समाप्त हो जाए, ताकि वे चीन के साथ व्यापार करके अमीर बनने के लिए वापस आ सके। और अब ऐसा लग रहा है कि बाइडेन प्रशासन इसे दोनों तरह से करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी जिनपिंग को स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि बाइडेन प्रशासन रचनात्मक जुड़ाव के पक्ष में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में होल्डिंग पैटर्न को समाप्त करना चाहता है। रचनात्मक जुड़ाव क्या है, जिसे ताई ने टिकाऊ सहअस्तित्व कहा है, और कोई नहीं जानता कि इसका सही अर्थ क्या है। बाइडेन प्रशासन कोई विवरण नहीं दे रहा है। हालांकि टिकाऊ सहअस्तित्व उस नीति की तरह नहीं लगता है जो बाइडेन ले रहा होगा। वह वास्तव में चीन को एक क्रूर सत्तावादी शासन के रूप में देखता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर खुले तौर पर युद्ध छेड़ रहा है। जब एक पक्ष आपको नष्ट करना चाहता है तो कोई स्थायी सहअस्तित्व नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वास्तविक स्वरूप की बात करें तो चीन पहले ज्ञात कोविड मामलों से महीनों पहले बहुत सारे अतिरिक्त पीसीआर परीक्षणों का आदेश दे रहा था, विशेष रूप से हुबेई प्रांत में। तुम्हें पता है वुहान कहां है? कहानी इंटरनेट रिसर्च फर्म इंटरनेट 2.0 की है। वे उच्च विश्वास के साथ निष्कर्ष निकालते हैं कि महामारी चीन द्वारा डब्ल्यूएचओ को कोविड-19 के बारे में सूचित करने से बहुत पहले शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं कि हुबेई ने पिछले 2 वर्षों की तुलना में 2019 में पीसीआर परीक्षणों पर अधिक खर्च किया। चीन निश्चित रूप से कहता है कि रिपोर्ट हास्यास्पद है। एक प्रवक्ता ने कहा, वायरस का पता लगाने की क्षमता एक गंभीर वैज्ञानिक मुद्दा है जिसे वैज्ञानिकों को संबोधित करना चाहिए। बेशक वैज्ञानिकों को भी प्रकोप के उपकेंद्र का अध्ययन करने के लिए वुहान की स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से रोका जाना चाहिए। यह एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है जिसे राजनेताओं को संबोधित करना चाहिए। रॉयटर्स एक्सक्लूसिव के मुताबिक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म को सीधे उइगर लेबर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है, जो संभावित रूप से समस्याग्रस्त है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों को जबरन श्रम और जबरन स्थानांतरण के अधीन किया जाता है। यूएस रिमोट कंट्रोल निर्माता यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक ने रॉयटर्स को बताया, उसने झिंजियांग में अधिकारियों के साथ सैकड़ों उइगर श्रमिकों को दक्षिणी चीनी शहर किंजो में अपने संयंत्र में ले जाने के लिए एक सौदा किया। बस आपको दूरी का अंदाजा लगाने के लिए श्रमिकों को शिनजियांग के होटन से गुआंगशी प्रांत के किंजो में स्थानांतरित किया गया था। यह बड़ी बात है क्योंकि इसमें अमेरिकी कंपनी सीधे तौर पर शामिल थी। पिछले मामलों में जैसे नाइके के साथ ये चीनी उपठेकेदार होंगे जिन पर उइगर दास श्रम का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। नाइके सीधे इसका उपयोग नहीं कर रहा था और इसने उन्हें कुछ प्रशंसनीय इनकार के लिए जगह दी। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक, जिसे यूआई के नाम से भी जाना जाता है, सोनी, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को बेचता है। उन्होंने कम से कम 400 उइगर श्रमिकों को रोजगार किया। पुलिस की निगरानी में उइगर श्रमिकों को कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वे पूरी तरह से गुलाम नहीं हैं। ये कंपनी के एक प्रवक्ता के अनुसार है। इसने कहा कि उसने उइगर श्रमिकों के साथ चीन के अन्य श्रमिकों के समान व्यवहार किया और कहा कि वह अपने किसी भी कर्मचारी को जबरन श्रम नहीं मानता है। हालांकि कंपनी को यह नहीं पता है कि शिनजियांग में श्रमिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है या गुआंगशी तक उनके परिवहन के लिए कौन भुगतान करता है। और कंपनी के इनकार के बावजूद ये बहुत कुछ मजबूर श्रम जैसा दिखता है। सरकार के नोटिस और स्थानीय राज्य मीडिया के विवरण के अनुसार यूआई के उइगर कार्यकर्ता अपने परिवहन और कारखाने में
जीवन के दौरान पुलिस द्वारा निगरानी में है, जहां वे अलग अलग क्वार्टर में खाते और सोते हैं। दूसरे शब्दों में, यूएई झिंजियांग में अधिकारियों के साथ साझेदारी कर रहा है। उन्हीं अधिकारियों पर उइगरों के लिए एकाग्रता शिविर चलाने का आरोप है। भले ही इस बात के ढेर सारे सबूत हैं कि झिंजियांग के अधिकारी उइगरों को गुलामों के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएई उन्हें अपने शब्दों में ले रहा है कि उइगर श्रमिकों को वे सचमुच यूएई के कारखानों में भेज रहे हैं, कभी कभी पुलिस गार्ड के तहत स्वेच्छा से हैं। यह मेरे लिए टिकाऊ सह-अस्तित्व की तरह लगता है। वैसे अगर यह साबित किया जा सकता है कि यूएई जानता है कि उसके उइगर श्रमिकों को जबरन श्रम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह अमेरिकी कानून के तहत एक अपराध है, भले ही यह चीन में हो रहा हो। कोई यूएई व्हिसलब्लोअर आगे आने को तैयार है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने वाला शो बनाना आसान नहीं है। हम यूट्यूब और गूगल से विमुद्रीकरण और सेंसरशिप का बहुत अनुभव करते हैं। बहुत से विज्ञापनदाता हमारे साथ काम करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं हैं, इसलिए हम आप जैसे दर्शकों के समर्थन पर भरोसा करते हैं, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पैट्रियन या लोकल्स पर योगदान करके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने लाने में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। उनके लिए धन्यवाद के रूप में, जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं। मैं शो में उनके सवालों का जवाब देता हूं। आज का प्रश्न से आता है, जो लाउंसबरी ताइवान को परमाणु हथियार संपन्न राज्य बनने से क्यों बचना चाहिए? मैं ये मान रहा हूं कि अगर वे परमाणु अस्पष्टता के इजरायली मार्ग पर चले गए तो वे प्रतिबंध न मिलने पर हमले को रोक सकते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि ताइवान को परमाणु सशस्त्र राज्य बनने से बचना चाहिए। ये एक चीनी आक्रमण के लिए भयानक प्रतिरोध होगा और वास्तव में युद्ध को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। मैंने वास्तव में ताइवान के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक के साथ ताइवान के परमाणु होने के बारे में एक साक्षात्कार किया था। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका ताइवान में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान रक्षा कमान के हिस्से के रूप में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने वास्तव में ऐसा किया था, लेकिन अमेरिका द्वारा ताइवान से अपनी आधिकारिक मान्यता को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में स्थानांतरित करने के हिस्से के रूप में उन्हें हटा दिया गया था। कोई कारण नहीं कि वे वापस नहीं जा सकते, जब तक कि वह टिकाऊ सह-अस्तित्व के रास्ते में ना जाए। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मदद करते हैं, या आप patreon.com/China Uncensored पर चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल हो सकते हैं, या chinauncensored.locals.com। आपको हर एक के साथ अलग अलग फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। फिर मिलते हैं।